तो वैल्यू लिख लो फॉर वाटर। इसको अगेन याद रखना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको एलवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है कैलोरी पर ग्राम, फ्यूजन जो होता है ये होगा LF। सर पूरा ब्लर आ रहा है। फिर से ब्लर आ रहा है? हाँ इसके पहले वाले क्लास में नहीं आ रहा था? इसके पहले वाले क्लास में सही आ रहा था। बाकी सबका भी ब्लर आ रहा है क्या? बाकी सब है ही नहीं, सुन रहे हो? पता नहीं, आ रहा है, ब्लर आ रहा है। हर लग रहा है बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इशू है। कैमरा से इंटरफेरेंस हो रहा है। चलो सवाल करो एक। लिखना 1 ग्राम ऑफ आइस। बोल रहे हैं, बोल के तो लिख सकते हो ना, बोर्ड पे अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन है, लिखना 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस। सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या लिखे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसमें LF की वैल्यू जो है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। हो गया? तो बोले सवाल क्या बोल रहे थे? 1 ग्राम ऑफ आइस एट -2 डिग्री सेल्सियस is heated to change into steam at 100 degree Celsius, is heated to change into steam at 100 degree Celsius, then find amount of heat required, for this process, full stop. Also draw temperature versus heat graph. Also draw temperature versus heat graph for this process. क्लियर हुआ या अभी भी वैसा ही है? ट्राई करवा रहे हैं 1 मिनट में। अभिजीत सर,
एक बार फिर फोन से कनेक्ट करके देखिए तो ब्लर आ रहा है। खा लीजिए पहले आराम से। टेन 720 चलो देखते हैं क्या हो रहा है। आइस है 1 ग्राम कहाँ पे, -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, यानी आइस पे ही जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है, सेंसिबल हीटिंग, मतलब इसको बोलेंगे QS1। QS1 है ये, क्योंकि अभी फेज चेंज नहीं हो रहा है। अगेन ये जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस से अगेन 0 डिग्री सेल्सियस क्या कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, जो कि तुम्हारा लैटेंट हीटिंग होगा, और लैटेंट हीटिंग QL1 हो गई है। अब जो वाटर है कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अभी भी ये क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। उसके बाद क्या कन्वर्जन होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर चेंज होगा स्टीम पे। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास QS2, और इधर क्या आएगा QL2। यानी Q जो होगा टोटल, या Q नेट अगर कैलकुलेट करोगे, इट विल बी QS1 प्लस QL1 प्लस QS2 प्लस QL2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MS डेल्टा T। इसके लिए मास इनटू लैटेंट हीट 1 प्लस अगेन MS 2 डेल्टा E2 प्लस M और L2। जो जो वैल्यू है पुट कर दो। 1 ग्राम है, S की वैल्यू कितनी होगी आइस के लिए, 0.5। टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है कितने का हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस का। दिस माइनस दिस करोगे, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो TF माइनस T इनिशियल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ 2 कर दो, प्लस मास 1 है, L1 की वैल्यू कितनी होगी, उधर लिखा हुआ 80, प्लस मास अगेन 1। S2 की वैल्यू कितनी होगी, ST का वैल्यू होता है 1। टेम्परेचर कितने का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। अगेन 100 माइनस 0 विल बी 100, प्लस मास 1। L2 की वैल्यू कितनी होगी, 540। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, 721 यूनिट
कैलोरी दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा? नहीं सर। तो बंद करके क्लास में आ जाओ सीधे। कितना टाइम लगेगा क्लास आने में? हम्म हो गया? ग्राफ प्लॉट करो, टी वर्सेस क्यू का ग्राफ प्लॉट करो, कैसा आएगा? इसको टेम्परेचर टाइम ग्राफ या टेम्परेचर क्यू ग्राफ बोलते हैं। इधर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और इधर क्यू और टाइम दोनों के बेसिस पे दे सकता है। टेम्परेचर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस से, और लास्ट कहाँ पे हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए होता है? इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। ठीक है, इस इक्वेशन से प्लॉट करोगे तो डेल्टा टी जो है कितने के बराबर है? डेल्टा टी है 1/ms और Q। ये टेम्परेचर और Q में रिलेशन बता रहा है। ये जो टर्म है ये क्या बताएगा? स्लोप। ये जो 1/ms वाला टर्म है ये क्या बताता है? स्लोप बताता है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो स्लोप s पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करते हो इंक्रीज होगा इस तरीके का। ये कब का कंडीशन है? ये वाला कंडीशन। -2 से कहा गया, -2 से गया 0। तुमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद कुछ देर तक कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक कांस्टेंट होगा? जब तक फेज चेंज होगा। ये वाला कंडीशन जब तक हो रहा होगा, आइस जब तक वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ ऐसा पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से कहा जा रहा है 100 डिग्री वाटर पे। अब देखो इसका स्लोप, ये तो स्लोप हमने बना लिया। अब इसका स्लोप के बारे में सोचना होगा। इस वाले का जो स्लोप होगा इससे कम होगा या ज्यादा होगा? इस ग्राफ से कम होगा या ज्यादा होगा? देखो कौन डिसाइड करेगा? एस डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए देखोगे तो एस की वैल्यू कितनी है? 0.5। यानी 1/0.5 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। तो ऊपर आएगा 2/m। यानी इसका स्लोप इस वाले स्लोप से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यानी इधर वाला जो आएगा वो थोड़ा सा फ्लैट होगा। इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या होगा? फ्लैट होगा। ये वाला ज्यादा स्टीपर, ये वाला उसके रेस्पेक्ट में कम स्टीपर होगा, क्योंकि एस की वैल्यू उसके लिए क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। और एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप। स्लोप जो यहाँ पे है तुम्हारा वो क्या है? तुम्हारा स्लोप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। अगेन क्या होगा तुम्हारे पास? ये कहां तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और फिर से कांस्टेंट हो जाएगा जब तक पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट ना हो जाए? स्टीम में। उसके आगे का प्रोसेस हमारे सिलेबस में है नहीं कि स्टीम को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, इसलिए उधर का डिस्कस नहीं करेंगे। इन दोनों स्लोप में कौन सा स्लोप ज्यादा होगा? ये स्लोप ज्यादा होगा, ये स्लोप कम है, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस।
नेक्स्ट लिखोगे वाटर इक्विवेलेंट। आप समझेंगे वाटर इक्विवेलेंट है क्या। देखो वाटर के केस में तुम्हें क्या याद है, वाटर के लिए तुम्हें वैल्यू याद है कि इसके लिए एस की वैल्यू कितनी होती है, एस कितना होता है वाटर के लिए 1, ठीक है, ये तुमको याद है। अब होता क्या है कि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसका या कुछ कुछ कोई ऐसा बॉडी जिसका एस का वैल्यू हमें याद नहीं है, ठीक है, जिसका एस का वैल्यू हमें पता नहीं है, या जो भी क्वेश्चन है उसमें वो एस की वैल्यू देना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है उस बॉडी को वाटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। जैसे एक तुम्हारे पास स्टील है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, मान लो 10 केजी, लेकिन क्वेश्चन में इस 10 केजी को नहीं देता है, क्या करता है इसका वाटर इक्विवेलेंट मास दे देता है। क्या दे देगा तुमको, डब्ल्यू केजी देगा। डब्ल्यू केजी क्या है, वाटर इक्विवेलेंट मास है। वाटर इक्विवेलेंट मास देता क्यों है, क्योंकि अगर तुम हीट का एक्सचेंज निकालोगे, हीट का ट्रांसफर या वही सप्लाई या फिर रिलीज निकालोगे, तो तुम्हें क्या चाहिए, इस मास के साथ साथ एस की वैल्यू चाहिए, ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए, तब तुम जाकर के क्या कर सकते हो, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा इंफॉर्मेशन दे, कभी कभी क्या करता है सवाल में सीधे बोल देगा कि स्टील है जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है W है, तो हम इस स्टील का एक्चुअल मास नहीं ढूंढते हैं, इस W को यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। अब ये W जब यूज करेंगे ना, तो उस केस में हमें इस स्टील का एस की जरूरत नहीं पड़ती है, किसका जरूरत पड़ता है, वाटर के एस का जरूरत पड़ता है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में देख रहे हो तुमको क्या दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्टील एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो हम इस W को हीट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वाटर के एस से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टील का एस नहीं ढूंढते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये कब यूज होता है, जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये पता करा गया है कि कौन सा वाटर इक्विवेलेंट कौन सा मटेरियल के लिए यूज होगा। तो लिखना है इसके लिए डेफिनेशन लिख लो, वाटर इक्विवेलेंट है क्या। इट इज डिफाइंड एज it is defined as mass of water, it is defined as mass of water which, it is defined as mass of water which when given same amount of heat, it is defined as mass of water which when given same amount of heat produces same change in temperature, as that of a given body, full stop। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो क्या है। हमारे पास एक इधर बॉडी है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ इन्फो नहीं पता, हम क्या करना शुरू करें, इसको हीट देना शुरू करें। जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा T1 से T2। हीट हमने दिया, टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हुआ, T1 से T2 गया। अब हम इसका इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, हमें किसका इंफॉर्मेशन देखना है, वाटर के पास जाते हैं। हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं और मान लो इस वाटर का मास कितना है, W है। तो हमने क्या देखा, इसको भी जब हम Q दे रहे हैं ना, इसको हम कितना हीट दे रहे हैं, Q, जो किसके बराबर है, इस बॉडी को जितना हीट दिया था उसी के बराबर है। तो इसका भी टेम्परेचर कहां से कहां तक राइज हुआ, T1 से लेकर के T2 तक। मतलब टेम्परेचर जो रेंज है यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ कितना है, T2 माइनस T1। यहाँ भी डेल्टा टी कितना है, T2 माइनस T1। मतलब जो रेंज टेम्परेचर में यहाँ चेंज हो रहा है, वही रेंज टेम्परेचर में कहा चेंज हो रहा है, इधर भी। हीट का जो वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। तो हम अब इसका मास या इसका एस नहीं पूछेंगे कि इस बॉडी का मास कितना है या इस बॉडी का
एस कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना, हम किसके पास पहुंचेंगे, वाटर का, और सीधे बोल क्या देंगे कि इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, W है, इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, W होगा। आ रही बात समझ में। और जैसे ही ये W पता चल गया, अब हम Q की वैल्यू निकालना चाहते तो Q विल बी WS डेल्टा T, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये यूज किसके लिए हो रहा है, इस बॉडी के लिए। इस बॉडी को कितना हमने हीट दिया ताकि टेम्परेचर जो चेंज आया वो T1 से T2 आया। समझ में आ गया। तो इसका यूनिट क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होना चाहिए, कैलोरी कैसे हो सकता है, इट इज नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी और हीट, इट इज व्हाट, मास। डेफिनेशन में पहला ही लाइन क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी या फिर ग्राम होगा। तो यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज, unit of water equivalent is, unit of water equivalent is ग्राम और केजी, या तो ग्राम में दिया रहेगा या फिर मतलब मास का यूनिट होगा। लिखना है क्वेश्चन, a block of steel, a block of steel, a block of steel having water equivalent, a block of steel having water equivalent 400 gram, having water equivalent 400 gram is given some amount of heat, is given some amount of heat, is given some amount of heat such that there is a change in temperature, there is a change in temperature, there is a change in temperature of 20 degrees Celsius, then find amount of heat given, then find amount of heat given. यूनिट पे ठीक से ध्यान देना। देखो बॉडी क्या है, स्टील है तुम्हारे पास, लेकिन स्टील के लिए कुछ इन्फो नहीं दिया, क्या कर दिया, W दे दिया। W क्या है तुम्हारा, वाटर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 400 ग्राम है। बोला इसको हीट दिए तो डेल्टा T कितना हुआ 20 डिग्री सेल्सियस। तो Q की वैल्यू कैसे निकालोगे, W S ऑफ वाटर डेल्टा T, तो W की वैल्यू 400, वाटर के लिए कितना होता है 1, डेल्टा T कितना है, इट विल बी 8, हाँ 8 किलो कैलोरी या 8000 कैलोरी। हो गया, एक और लिख लो, ना 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर is kept, 100 gram of water is kept in a bottle, 100 gram of water is kept in a bottle of water equivalent
bottle of water equivalent 20 gram is supplied 2 kilocalorie heat. It's supplied 2 kilocalorie heat. Full stop. If water is at 25 degrees Celsius initially, then find the final temperature. क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों का? या अभी भी वैसा ही है? अभी तो बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो. 41.6 देखते हैं. क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हो जो तुमको खुद से समझ में नहीं आ रहा है. तुमको समझ में आ रहा है? करो. तुम्हारा लड़की वाले आइटम लेके घूम रहे हैं. ऐसे लड़के भी रखते हैं आजकल. हैं? तुम रखे हो ना यार. हाँ 41.7. हाँ चलो, जब सबका यही आ रहा है तो सही होगा. लेकिन कुछ लोग मशक्कत कर रहे हैं बहुत ज्यादा. देखो कह रहे बॉटल है और वाटर है. उस बॉटल में कितने ग्राम वाटर है? 100. और बॉटल का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो कितना है? यानी जो टोटल मास होगा उसको सीधे लिख सकते हो ना ऐसे, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 ग्राम. मतलब जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम का मास कितना होगा? अब देखो ये जो वैल्यू दिया है ना, अगर ये अलग से देता कि ये दिस इज 20 ग्राम ऑफ बॉटल, ये बॉटल ही सीधे दे देता, तब हम ऐड नहीं कर सकते थे. अगर सीधे बोलता कि जो बॉटल है ना उसका वेट कितना, उसका मास कितना है 20 ग्राम, तब हम इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते थे. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो 20 ग्राम है ये क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉटल है. यानी इस मास को हम क्या करेंगे? वाटर के मास में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मास मिलेगा. सो अब करना क्या है, हमने इस पूरे सिस्टम को क्या करा? हीट दिया. कितना? 2000 कैलोरी. तो Q का फॉर्मूला जो होगा इसलिए एम एस डेल्टा टी. Q की वैल्यू कितनी है? मास कितना है? S1. टेम्परेचर कितना दिया हुआ? डेल्टा टी. T माइनस 25. तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो T 25 प्लस कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 50 डिवाइडेड बाय 3, अबाउट 6.66 के आसपास आएगा. इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आया? 16.66. हाँ तो 25 प्लस 16.67, दिस विल बी हाउ मच?
41.67 डिग्री सेल्सियस। तो यूज समझ में आ गया वाटर इक्विवेलेंट का। वाटर इक्विवेलेंट को कैसे यूज करेंगे, जब भी दिया होगा तो उस बॉडी का एस ढूंढने का जरूरत नहीं है, इसके लिए यूज कर क्या कर देंगे, तो भी वाटर का एस है वो यूज करके उसमें हीट सप्लाइड या हीट गेन या जो भी उससे प्रोसेस हो रहा होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इसका यूज क्या होता है इस प्रिंसिपल का, जब भी हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, ठीक है, लिक्विड में किसी लिक्विड को मिक्स कर रहे हो या किसी लिक्विड में सॉलिड को रख रहे हो, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर डील कर रहा है ना, इसमें हम गैस की बात नहीं करते हैं, ज्यादातर किसके लिए बात करेंगे, सॉलिड सॉलिड में या फिर सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि गैस के लिए अलग से 2 चैप्टर पढ़ना होता है, स्पेशली गैस के लिए क्या पढ़ते हैं, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। अब उसमें तुमको कहीं भी सॉलिड का बात नहीं दिखेगा या लिक्विड का बात नहीं दिखेगा, पूरे चैप्टर में क्या चलेगा, गैस गैस चलेगा, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी होता है गैस का वो सॉलिड और लिक्विड से टोटली क्या होता है, डिफरेंस उसमें अलग होता है पूरा। तो अभी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में जनरली हम डील क्या करेंगे, लिखना, इट इज यूज्ड टू find common temperature. It is used to find common temperature of the mixture when two substance it is used to find the common temperature of common temperature of mixture when two substance at different temperature or different temperature or different state मतलब वही phase state are mixed full stop। next point, heat lost to surrounding is neglected. It means heat interaction takes place only between mixture and container, देखो इसमें होता क्या कि एक कंटेनर होगा, इसमें मान लो वाटर रखा हुआ और इसमें हमने क्या करा, आइस के 2-3 क्यूब डाल दिए, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछ सकता है। मतलब आइस क्यूब डालने के बाद टेम्परेचर क्या होगा, या यहाँ पे जो मिक्सचर बचा है उस मिक्सचर में क्या क्या कंपोजिशन है, बस वाटर है या आइस या वाटर है या बस आइस है, इस तरह की क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तुमसे। अब होता क्या है कि जो लॉसेस है ना उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, या लिखा हुआ है ना, क्योंकि जब इसको मिक्स करोगे तो मे बी यहाँ से हीट लीक हो रहा होगा या ये सराउंडिंग से हीट क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, दोनों प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि ग्लास को ऐसे एयर में रखोगे और ग्लास अगर ठंडा होगा तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, या फिर ग्लास अगर गर्म होता है तो कुछ देर बाद क्या आता है, अगेन ठंडा होकर के रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। लेकिन ये वाला जो चीज है ना वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। अगर क्वेश्चन में कैलोरीमीटर दिया होगा
क्वेश्चन में कैलोरीमीटर दिया हुआ है तो फिर उसको कंसीडर करके सवाल को सॉल्व करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। अब कैलोरीमीटर देगा सवाल में ना, तो इस कैलोरीमीटर का तुमको क्या दे देगा, वाटर इक्विवेलेंट देगा। अगर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोल दिया कि वाटर है और हम उसमें आइस क्यूब मिक्स कर रहे हैं, और वाटर पहले कहाँ रखा हुआ है, एक ऐसे बॉडी में जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, क्वेश्चन में दे देगा। तब हम जब मिक्सचर का कैलकुलेशन कर रहे होगा ना, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें अब कैलोरीमीटर और जो वाटर है और इस वाटर में जो मिक्स करा गया, इन तीनों का एक साथ देखेंगे। और अगर सवाल में कैलोरीमीटर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर हम किसके किसके बीच का कैलकुलेशन करेंगे, वाटर और जो चीज उसमें मिक्स हो रहा है उसका। आ रही बात समझ में। अब कैलोरीमीटर होता क्या है, एनसीईआरटी जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये क्या है, एक वेसल है, ठीक है ना, मतलब एक कंटेनर है जिसका हम क्या करते हैं, आउटर इंसुलेशन करके रखते हैं। ये आउटर इंसुलेशन क्यों किया गया होता है, आउटर इंसुलेशन इसलिए करते हैं कि सराउंडिंग से ये हीट एक्सचेंज ना कर सके, ठीक है। ये ऐसे एक इंसुलेशन ऐसे करके रखते हैं, जो भी तुम्हारा थर्मस है देख के रखा होगा, तो उसमें क्या होता है, थिकनेस होता है, और वो थिकनेस के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, या फिर कभी कभी उसको खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने का मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जाता कि यहाँ इधर से इधर हीट एक्सचेंज ना हो। अब उसके बाद कोई भी मटेरियल यहाँ रखोगे तो इसमें जो हीट रहेगा वो हीट क्या रहेगा, इसमें कंटेन रहेगा। ये हीट क्या होगा, बाहर लीक नहीं होगा। यानी अगर इसमें मिक्सिंग कर रहे हो ना, मिक्सिंग करने के टाइम में क्या होगा कि जो सराउंडिंग में हीट है वो क्या होगा, नहीं जाएगा, यानी हीट लॉस नहीं हो रहा है। जो भी इंटरेक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है, इस ये सब्सटेंस, यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसके बीच में, और मे बी यहाँ पे जो मेटल है, यहाँ पे जो इनर वॉल है, कॉपर हो सकता है या फिर स्टील हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं। तो इस कॉपर के बीच में होता है इंटरेक्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है, तभी नहीं गिवन है तो अपने से दिमाग नहीं लगा लेंगे कि सर क्वेश्चन में तो क्या नहीं गिवन है, कैलोरीमीटर गिवन है ही नहीं, और आपने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या करवाया था, कैलोरीमीटर, तो काट के चले जाएंगे, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं देगा तो फिर कैलोमीटर को भूल जाना, मत सॉल्व करना उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही तुमने क्या करा, एक्सटर्नल लॉस को क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। तो दो तरीके का सब्सटेंस है, एक हीट को गेन करेगा और एक हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, या हीट लॉस होगा। एक बॉडी क्या कर रहा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और जिसका टेम्परेचर कम है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, और जिसका टेम्परेचर घट रहा है वो क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। अब जितना हीट एक बॉडी, मान लो ये बॉडी 1 था, इसने क्या करा, हीट गेन करा, और एक बॉडी 2 था जिसने क्या करा, हीट लॉस करा। तो ये जो लॉस करेगा वही इसको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बाहर में कुछ हीट लीक ही नहीं हो रहा, सारा का सारा जो हीट ये दे रहा है ना वो सब कहाँ मिल रहा है, इसको मिल रहा है। तो यानी हीट लॉस क्या होना चाहिए, हीट गेन के बराबर होनी चाहिए। आ रही बात समझ में। या इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, टोटल हीट इंटरेक्शन बिटवीन मिक्सचर इज जीरो। इसको ऐसे तो क्या बोल सकते हैं, टोटल हीट इंटरेक्शन बिटवीन मिक्सचर कितना होगा, जीरो होगा। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। अब क्यों जीरो होगा, क्योंकि जब वैल्यू रखोगे ना ऐसे, ms डेल्टा टी 1, ms डेल्टा ये 2, ये 1, या फिर ms 3 डेल्टा 3, इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी ना जो क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो अगर घट रहा है, जिस जिस वैल्यू की जिस ऑब्जेक्ट के लिए टेम्परेचर उसका घट रहा है, उसकी डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बोले थे ना कि कोई भी बॉडी अगर हीट सप्लाई कर रहा है, कोई बॉडी हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसके लिए क्यू की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। अब इस टर्म को इधर लेके चले जाओ, मान लो ये वैल्यू इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव, इस टर्म इसको इधर लेके चले जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर क्यू था, इधर आकर के क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट लॉस के बराबर हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, या टोटल हीट इंटरेक्शन बिटवीन मिक्सचर इज जीरो। ये दोनों चीज क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। आ रही बात समझ में। तो लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
heat interaction, according to this principle, heat interaction between components of mixture, heat interaction between components of mixture is zero or heat lost by one component is equal to heat gained by other component. ठीक है, हीट लॉस या हीट गेन क्या होगा, बराबर होगा या फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अगर बहुत सारे कंपोनेंट है तो सबके चलते जो वैल्यू आएगा ऐड होकर के कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर एग्जांपल ले ले, लिखना let we have a substance of mass m1 comma specific heat S1 at temperature T1 is mixed with another substance of mass m2 comma specific heat S2 at temperature T2 then final temperature of the mixture is given as समझो क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक मास है, मान लो कि फाइनल टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर dt, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, T हो गया। अगर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फॉलो कर रहे हैं तो Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, 0। Q1 कितना होगा, M1S1 फाइनल माइनस इनिशियल करोगे T1, ठीक है, प्लस अगर दूसरे इसकी बात करोगे M2S2 कितना होगा, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल। जब ऐसे लिखते हैं ना, जब इस फॉर्म में लिखोगे Q1 प्लस Q2 कितना, 0 के बराबर, तो हमेशा जो पहली वैल्यू होती है इधर किसके बराबर होती है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। जब पूरा पार्ट इस साइड लिखोगे, समझ लो फिर से, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा, मैंने हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन नहीं यूज करा, मैंने क्या यूज करा, टोटल हीट इंटरेक्शन कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमें नहीं सोचना होता कि कौन हीट लॉस करा कौन हीट गेन करा। जो एक्चुअल फॉर्मूला था हमारा क्या, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या बताता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, पूरे मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर T है, तो यानी M1 भी T पे पहुंचा होगा और M2 भी T पे पहुंचा होगा। इसलिए फॉर्मूला में सीधे क्या लिख रहा है, M1S1 T, क्योंकि ये फाइनल है, इनिशियल इसका फाइनल ये और इसका इनिशियल ये। तो यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें कैलकुलेट करना है T, तो जो T वाला टर्म है उसको कॉमन कर लो, तो यहां से दिखेगा M1S1 T प्लस M2S2 T बराबर किसके होगा, ये M1S1 T1 प्लस M2S2 T2, इसको लेकर के उधर चले गए। अब T यहां से कॉमन करोगे तो क्या आएगा,
S1T1 plus M2S2 T2 divided by M1S1 plus M2S2. ये तुम्हें क्या दे देगा? फाइनल टेम्परेचर दे देगा। हो गया? सवाल करेंगे। लिख लेना, ये सब कुछ छाप लिया, लिखना। अ कैलोरीमीटर, अ कैलोरीमीटर, अ कैलोरीमीटर of water equivalent, a calorimeter of water equivalent, a calorimeter of water equivalent 15 gram contains, a calorimeter of water equivalent 15 gram contains 165 gram of water, contains 165 gram of water at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, full stop, full stop. 100 gram of 100 gram of water, 100 gram of water at 50 degrees Celsius, 100 gram of water at 50 degrees Celsius is mixed to it, then find final temperature of the mixture. Then find final temperature of the mixture. देखो कैसे करेंगे इसको। ऑनलाइन वालों का दुख दर्द खत्म हो गया नहीं? साफ दिख रहा है? हेलो, भागी गए क्या ये लोग? 3 लोग तो दिख रहे हैं यार। माइक ऑन करके बोलो, ऐसे ही म्यूट करके बोलो। यस सर। अभी साफ दिख रहा है? नो सर। साफ नहीं दिख रहा? ट्राई करो, तब तक अभिजीत सर से बात कर लेते हैं। क्यों नहीं साफ नहीं, क्यों नहीं दिख रहा उनको? कहाँ साफ दिख रहा है? हा? नहीं दिख रहा उनको साफ, क्या हो गया है? नेट का प्रॉब्लम है क्या? कैसा नेट ले लिया है? जियो फाइबर नहीं है क्या? नहीं, जियो फाइबर नहीं आया ही नहीं है। अभी आने वाला है, सर्वे करके किया है। तो ये कोई लोकल नेटवर्क है क्या? कौन सा? अब ये क्या है? एयरटेल भी नहीं है रह रहा इधर। एयरटेल नहीं है? बढ़िया है, तो फिर ऐसे चल रहा। पता नहीं ये सैटरडे से प्रॉब्लम हो चल रहा है, सब आ रहा था। 5G लगवाइए, फिर चेक करिए एक बार, साफ होगा। यहाँ तो साफ दिखता है, फिर बच्चों को क्यों नहीं दिखता साफ?
अब अपने फोन में करके देखते हैं। कितना 34 के आसपास आ रहा है। चलो कैलकुलेशन ज्यादा है क्या? कुछ ज्यादा नहीं है, कर रहा हूँ इसको। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ देखो ज्यादा कुछ है नहीं ना, जो कैलोरीमीटर है उसको क्या कर दे, वाटर इक्विवेलेंट दे ही दिया है। तो अगर M1 देखोगे तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 165 प्लस 15 यानी कितना हो गया? 180 ग्राम कितना पे है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। और इससे मिक्स क्या करेगा? M2 जो कितना पे है? 100 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो सारी वैल्यू इधर पुट कर दो। T कितना हो जाएगा? M1 का वैल्यू 180 इंटू 25। S सबके लिए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ना, सब कुछ क्या दिया? वाटर के टर्म में ही दिया हुआ है, तो कॉमन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया रहता इस तरीके कुछ कि जो तुम्हारा कैलोरीमीटर है वो कॉपर का है, ठीक है, किसका है वो? कॉपर का। और इस कॉपर का जो वेट है, जो भी कॉपर का मास है, सॉरी मास कितना दे दिया? मास दे दिया मान लो 50 ग्राम। और इसका एस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.09 कैलोरी पर ग्राम। अगर ऐसा दे देता तो फिर M1 M2 हमें अलग अलग लेना पड़ता। मतलब ये M1 और इसको M2, तीसरा जो मास होता वो क्या हो जाता? M3 हो जाता। अब इसके बीच में हमें रिलेशन देखना पड़ता है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। अब इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। कैलोरीमीटर में इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुम्हारा कैलोरीमीटर वो किस फॉर्म में दे दिया? सीधे वाटर इक्विवेलेंट के टर्म में दे दिया। तो वहां से हमने M1 को क्या मान लिया? ऐड करके ये वैल्यू सीधे, तो S तो कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा। 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 100। इसी को सिंप्लीफाई करना है। कितना आ रहा है? टेम्परेचर कितना है, किसी ने करा है? सबका 34 आ रहा है। तो 34 के आसपास और होना भी चाहिए, क्योंकि 25 एक जो है वो क्या कर रहा होगा? एक गेन करेगा और दूसरा क्या कर रहा होगा? लूज कर रहा होगा। तो जो 50 पे है वो कहा जाएगा 34 पे, और जो 25 पे है वो क्या करेगा? गेन करेगा और कहा जाएगा 34 पे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 55 आ गया। किसी ने सॉल्व करा और आंसर कितना ला दिया? 55, या किसी ने सॉल्व करके आंसर कितना ला दिया? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। कभी पॉसिबल है क्या कि ये इसका भी टेम्परेचर घट गया, मतलब दोनों का टेम्परेचर घट गया, या फिर इसका भी टेम्परेचर बढ़? जब भी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? 25 और 50 के बीच में जो आंसर आएगा ना मिक्सिंग के, जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा? हमेशा किसके किसके बीच में होगा? 25 और 50 के बीच में, मतलब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और अगर कुछ अलग क्वेश्चन है तो हमेशा जो रेंज रहेगा आंसर का वो किसके बीच में रहेगा? तो कभी कभी ना ऐसे सवाल अगर आ गए तो डायरेक्ट कहाँ से कर सकते हो? ऑप्शन से भी कर सकते हो। मे बी कभी कभी वो क्या होता है, बिना पेन उठाए हो जाता है। डिपेंड करता है कि तुम जो एग्जाम दे रहे हो उसमें जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो थोड़ा दयालु होगा। तो कभी कभी बच्चे दिमाग लगा करके ये सब करने का जरूरत नहीं है। टिक करो, सीधे निकल लो। हो गया, हटा दे इसको। देखो जब यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन है ना, फेज चेंज का नहीं है। जो हमने मिक्सिंग करवाया है इसमें फेज चेंज नहीं है। कौन बोल रहा है? हाँ, इसमें क्या है? फेज चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कब आता है कैलोरीमेट्री में? जब फेज चेंज होता है। फेज चेंज जब होता है ना तो तुम्हारे पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। कंपोनेंट जो बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं? ठीक है, जैसे आइस प्लस वाटर को मिक्स कर रहा, ठीक है, आइस प्लस अब वाटर को मिक्स करता है ना, तो तुमसे टेम्परेचर तो पूछता है, फाइनल टेम्परेचर, और साथ ही साथ क्या पूछ देता है कि मिक्सर में जो कंपोनेंट बचे हैं एट इक्विलिब्रियम वो बताओ। आइस है या वाटर है या आइस वाटर का मिक्सचर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब आइस वाटर मिक्सचर होगा ना तो हमेशा टेम्परेचर कितने पे रहेगा?
0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब जब भी मिक्सचर में आइस और वाटर दोनों रहेंगे तो मिक्सचर हमेशा कितना पे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वाटर है तो वाटर का आंसर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और मे बी 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, अब जो पॉसिबिलिटी है वो चेक करनी पड़ेगी कि आइस और वाटर जब मिक्स कर रहे हैं तो क्या पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, या फिर पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो जा रहा है, उसके बाद भी कुछ ऐसा हीट है जो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, तो जब कैलोरीमीटर के बेस पे क्वेश्चन आता है ना, तो जहां थोड़ा सा फेज चेंज होगा वहां पे आराम से क्वेश्चन करना पड़ता है। आराम से क्यों, क्योंकि इधर तो फेज चेंज हुआ नहीं, फेज चेंज का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो सीधे सीधे हमने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, आ गया। लेकिन जैसे ही फेज चेंज का क्वेश्चन है, अब ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब फेज चेंज आता है तो एल वाला टर्म भी आता है, एल वी या फिर एल एफ। अब जैसे ये टर्म आएगा ना, ये जो पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ था टी का, क्या उसमें कहीं एल एफ और एल वी था, नहीं था। वो सीधे हमने क्या करा था, बिना फेज चेंज वाला लेकर के सॉल्व करा था। तो फेज चेंज का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, एक सवाल के हेल्प से लिखना। लिखना 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस at -10 डिग्री सेल्सियस, 1 gram of ice at -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 5 gram of water, is mixed with 5 gram of water at 10 degree Celsius, at 10 degree Celsius. Then calculate final temperature, then calculate final temperature of the mixture. Then calculate final temperature of the mixture and composition of the mixture. कंपोजिशन कहने का मतलब है कि मिक्सचर में क्या क्या बचा है, वाटर बचा है, आइस बचा है, या आइस प्लस वाटर बचा है, या बस आइस बचा हुआ है। अब क्या इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते, T1 वाला नहीं यूज कर सकते, T1 T2 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फेज चेंज होगा। अब कैलोरीमीटर के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कैलोरीमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। सोचो कैसे करेंगे इसको। चलो ये थ्योरी है तो समझा देते हैं थोड़ा सा, देख लो इधर। देखो पहले पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर लें कि पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मिक्सचर में बस क्या बचा हो, ओनली आइस। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मिक्सचर है उसमें क्या बचा हो, बस आइस बचा हो। अगर आइस बचा होगा तो टेम्परेचर होगा, इट विल बी ईदर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। ये पॉसिबिलिटी है कि या तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या फिर 0 डिग्री होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ओनली क्या बचा हो, वाटर बचा हो। तो जब वाटर बचेगा तो अगेन टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन, यहाँ पे T लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर और कंडीशन क्या है कि इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ओनली वाटर। थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन है बोथ आइस प्लस वाटर। अब आइस प्लस वाटर होगा तो कितना वाटर होगा या कितना आइस होगा ये बताना होता है।
अगर वाटर होगा तो क्या करेंगे, 1 ग्राम पहले जो था आइस, और पहले 1 ग्राम आइस था वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो पहले जो वाटर था उसको आइस में ऐड कर देंगे तो टोटल वाटर मिल जाएगा कितना है। इस केस में भी वही होगा, तुम्हारे पास आइस पता था, वाटर पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल वैल्यू उसका बता दोगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, आइस और वाटर अब कितना बचा, यानी जैसे 1 ग्राम आइस था, ठीक है, तो कुछ कन्वर्ट हुआ होगा, कुछ बचा रह गया होगा, और वाटर जो था वो कितना था, जो भी 10 ग्राम था, उसमें जो आइस कन्वर्ट हुआ वो मिल गया, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, इसके लिए कंपोनेंट बताना पड़ता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर वो हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इस केस में जो टेम्परेचर होगा वो पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा हमेशा, मतलब इसका आंसर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इधर किसमें ध्यान देना होता है, कंपोनेंट में ध्यान देना होता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा ना, तो हम इसको उठा करके, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपने मन से क्या मान लेते हैं कि हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझ लेना क्या करते हैं इसमें, दोनों को उठा करके हम पहुंचा देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो भी मिक्सचर दिया हुआ है उसका फाइनल स्टेट हम कहां पहुंचाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कहां पे, वाटर पे। मतलब जो 1 ग्राम आइस था कहां पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, वो कहां चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। अगेन जो 10 ग्राम ऑफ वाटर था कहां पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको भी उठा करके, सॉरी 5 ग्राम जो वाटर था वो भी उसको कहा उठा करके कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो एक जो है वो एनर्जी गेन करेगा और दूसरा क्या करेगा, लूज करेगा। तो इधर बात करते हैं आइस। आइस कितना है, 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। इसको उठा करके कहा ले जाएंगे, यहाँ पे जो जो प्रोसेस हो रहा है वो लिखेंगे। इधर समझना, वाटर था कितना पे, वाटर था 5 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। इसको भी उठा कहा करके ले जाएंगे। अब ये जो पोर्शन है ये क्या कर रहा होगा, ये टेम्परेचर क्या करेगा, लूज करेगा, ये टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो भी प्रोसेस हो रहा है समझना, यानी आइस को, आइस पहले था कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको ले जाएंगे कहा, आइस 0 पे। फिर वहां से कहा ले जाएंगे, वाटर 0 पे। अब इस टाइम में कितना हीट इंटरेक्शन हुआ वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इधर का क्या काम है तुम्हारा, वाटर था कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कहा ले जाएंगे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो दो वैल्यू आ रही है क्या वो इक्वल है। अगर जो दोनों वैल्यू आ गई इक्वल, तो फिर क्या करेंगे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो तुमने अजम्पशन लिया था कि सारी के सारी चीजें कहां पहुंच रही है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, अगर वो वहां पे पहुंच के दोनों वैल्यू इक्वल कर दिया, तो जो हीट हो रहा है और जो गेन हो रहा है वो दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर तुम्हें आगे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और अगर इक्वल नहीं हुआ, उसके आगे थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, आंसर आ जाता है। तो अभी ये वाला प्रोसेस करेंगे। देखो ये यहां से इधर गया, आइस क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस पे गया कितना पे, फेज चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी जो Q1 निकालोगे, Q1 कितना होगा, Q1 विल बी, मास कितना दिया है 1, 0.5 इंटू 10, ठीक है। और नेक्स्ट ये एक और चीज देखेंगे, हीट लूज करेगा या गेन करेगा, हीट क्या करेगा, गेन कर रहा। तो इतना प्लस ये वाला चेंज, इस वाले चेंज के लिए 1 इंटू 80 करेंगे, ठीक। ये वैल्यू कितना आएगा, 85 कैलोरी। अब समझना, इस आइस को यहां तक पहुंचाने में कितना चाहिए, 85 कैलोरी चाहिए। जो आएगा कहां से, इधर से आएगा, ठीक है। अब इधर चेक कर लेंगे कितना मिल रहा है। समझो वाटर कितने पे था, चेंज हो रहा है इस पे, तो जो इस पे Q2 आएगा, Q2 एक बार देख लो कितने के बराबर आ रहा है, Q2 आएगा 5 इंटू, बोलो 1 इंटू 0 -10, यानी यह आएगा -50। अब ये जो लॉस हो रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना लॉस होगा, कितने से वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी। अब ये रिड्यूस कितने से हो रहा है, ये 50, ये कितना दे सकता है,
लेकिन इसको कितना चाहिए, 85 चाहिए, जो कि वाटर के पास है ही नहीं, तो वो नहीं देगा। यानी वो दे कितना सकता है, मतलब ये जो चीज है इसका एक्स्ट्रा तुमको 35 कैलोरी मिल रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा 35 कैलोरी है अगर इसको वापस दे दे, ये कहां से आया था, आइस से आया था, अगर इसको वापस दे दे तो इसका काम बन जाएगा, क्योंकि ये 50 दे सकता है, इसको चाहिए कितना, 85 चाहिए, तो 85 नहीं देंगे, कितना देंगे, 50 ही देंगे। यानी ये क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा, और जब रिटर्न करोगे तो यानी जो आइस तुमने एक्स्ट्रा मेल्ट करवा दिया है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आइस ही रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में क्या कर रहे हैं। अब इन दोनों पोर्शन को कंपेयर करने का बात होता है। जैसे ये क्या कर रहे थे, ये आया 50, अब इसके पास जब ये जाएगा ना, क्योंकि ये देने वाला काम कर रहा है, अब इसके पास है ही नहीं, तो वो देगा कहां से, तुम्हें चाहिए 85, लेकिन ये कितना दे सकता है, 50 दे सकता है। यानी 35 का जो तुमने एक्स्ट्रा खरीदा है, वो एक्स्ट्रा जो भी मेल्टिंग करवाया वो क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। यानी अब इसके बाद का काम क्या होता है कि जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड कितना है, 35। अब इस 35 का क्या करना पड़ेगा, आइस मेल्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्या करवा दिया, सॉरी, इस 35 को आइस बनाना पड़ेगा। अब आइस बनाओगे, कितना आइस बनेगा देख लो, फॉर्मूला मान लो तुमने आइस कितना बनाया, MI बनवाया, MI आइस तुमने पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट कर दिया हुआ, वाटर में, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, इतना आइस क्या रहेगा, बच जाएगा। तो MI इंटू कितनी वैल्यू होती है, L की 80, ये बराबर कितने होना चाहिए, यानी MI जो आइस बचा रहेगा, इट विल बी 35 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 7/16 ग्राम। ठीक है, मतलब इतना ग्राम आइस क्या हो गया, बचा रह गया, इतना ग्राम आइस कहां रह गया, बचा रह गया। तो वाटर कितना होगा, वाटर पहले था 5, ये तो था ही, ये तो कहीं नहीं जा रहा, प्लस 1 माइनस 7 ये तुम्हारा आइस है, और ये क्या है, वाटर। सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा, और मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी तुम्हारे पास क्या है, कुछ ना कुछ आइस बचा हुआ है, जब तक आइस बचा रहेगा तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समझ में आ रही है, क्या करेंगे, अगर ये इक्वल हो जाता तो हमें क्या करना होता, इक्वल होता तो आंसर होता 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर वैल्यू 11 ग्राम, सॉरी 6 ग्राम, वैल्यू कितना होता 6 ग्राम। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये क्या हो गया, कम हो गया, ये अब इससे ज्यादा दे नहीं सकता है, क्योंकि अब इधर से ये तो खुद अपने आप को इसमें कन्वर्ट नहीं करवाएगा ना, वो कब करवाता जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये 35 कैलोरी हमें क्या करना पड़ेगा, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न किसको करेंगे, सबसे लास्ट वाले प्रोसेस को। ये वाला जो प्रोसेस है, अगर ये 35 ले सकता है तो इसको 35 दे देंगे। तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए जो मास ऑफ आइस है वो कितना मेल्ट करवाएंगे, सॉरी कितना सॉलिड करवाएंगे, जो वाटर है आइस में कन्वर्ट करवाएंगे 7.16, यानी इतना आइस बचा रह जाएगा। तो मेल्ट कितना होगा, 1 माइनस, तो ये वाटर प्लस ये वाटर, आंसर देगा तुमको कि कितना ग्राम कंपोजिशन होगा वाटर का, कितना कंपोजिशन होगा आइस का। और आंसर इस इन सारे क्वेश्चन का कितना होता है हमेशा, 0। छाप लो जल्दी से। तो जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन हो तो हमेशा ऐसे प्रोसीड करेंगे, सवाल में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब, हम सीधे कहां लेके जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, फिर दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और देखेंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा है। अब अगेन इसके लिए कोई मेथड नहीं है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, लॉजिकली सॉल्व करते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, सर आपको कैसे पता चल गया, हमको पता नहीं चला, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें। हम एक बेस माने, ये रेफरेंस चेक करें, फॉलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं फॉलो कर रहा है तो या तो इस साइड जाएंगे या तो उस साइड जाएंगे। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो किधर जाने वाला था, आइस की तरफ जाने वाला था, इसलिए आइस की तरफ गए।
और मे भी पॉसिबिलिटी ऐसा पूछ दे, क्योंकि बहुत साल से ऐसा सवाल पूछा है नहीं। तो इधर लिख सकते हो आइस टू बी मेल्ट, सॉरी आइस टू बी फॉर्मर, या आइस लेफ्ट लिख दो। हो गया, जल्दी करो, इस पे एक और सवाल करेंगे। लिखना, इन द अबव क्वेश्चन, in the above question, if mass of water is 10 gram, पहले 5 ग्राम था, अभी कितना हो गया 10 ग्राम, then find final temperature and composition of the mixture. करो, वाटर एट, देखते हैं। कितना रहा, चलो देखो करते हैं अगेन, मेथड जो होगा यही होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर कितना हो गया 10 ग्राम हो गया, ठीक है। अब जब ये पूरा कन्वर्जन हम करेंगे, इधर तो 85 वही का वैसा ही का वैसा रहेगा, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास -100 आएगा। अब समझना कि जब तक तुम यहाँ पे पहुंचे, अब तुमने क्या क्या कर दिया ये समझो। पहले तुमने क्या करा, इस पूरे जो प्रोसेस कर रहे हो इसमें सारे को सबको कन्वर्ट कहा करा है वाटर में, यानी तुम्हारे पास अभी है 11 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन साथ ही साथ तुमको एक और चीज है, तुम्हारे पास है एक्सेस ऑफ 15 कैलोरी हीट, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक्सेस है, जो पिछले केस में क्या हो रही थी डेफिशिएंसी हो रही थी। अभी तुम्हारे पास क्या है 11 ग्राम ऑफ वाटर है और क्या है 15 कैलोरी ऑफ एक्सेस हीट है। अब इस एक्सेस हीट का कहीं यूज करना पड़ेगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था डेफिशिएंसी हो रहा था, तो हमने आइस को ये करवा दिया था, सॉलिड बनवा दिया था, तो वो हीट कहाँ चला गया था उधर चला गया था। अभी क्या करेगा, ये जो एक्सेस कैलोरी है ना हीट का, ये क्या करेगा टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो हमारे पास इतना ग्राम ऑफ वाटर है,
और इतना ग्राम ऑफ एनर्जी है, तो ये एनर्जी तो अपने पास रख नहीं लोगे, क्या करोगे, वाटर को दे दोगे। तो जब वाटर को देंगे तो 11 ग्राम इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी बराबर किसका होना चाहिए, इस 15 के बराबर, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये तुम्हारे पास क्या बचा, जब ये सारा प्रोसेस हम कर रहे थे तो हमारे पास क्या बचा, ये एक्स्ट्रा बचा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 ये दे सकता है, माइनस आने का मतलब है इसने 100 दिया, लेकिन इससे ले कितना रहा है, यहां तक आने पर ये ले रहा है 85, तो बचा कितना हमारे पास 15 कल ही रह गया वाटर के पास, और वाटर का जो टोटल मास है वो कितना हो गया 11 ग्राम, 11 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस विथ एक्सेस ऑफ दिस मास। तो कितना टेम्परेचर होगा, अब 11 ग्राम जो है उसको टेम्परेचर देंगे तो डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी, अब डेल्टा टी में तुम्हारा टी जो है -0, क्योंकि ये टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितने के बराबर चाहिए 15 बाई, यानी टी जो होगा विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.4 या 1.3 डिग्री सेल्सियस। तो सारा का सारा जो कंपोजिशन होगा उसमें क्या होगा, वाटर होगा, कितना ग्राम वाटर 11 ग्राम वाटर, कितने टेम्परेचर पे 1.4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद भी इतना कैपेसिटी इसके पास था कि वो टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी 1.4 डिग्री सेल्सियस एंड कंपोजिशन क्या होगा 11 ग्राम ऑफ वाटर। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, डेफिशिएंसी आ रहा था, डेफिशिएंसी कितने का 35 ग्राम 35 कैलोरी का, तो क्या कर रहे थे, आइस फॉर्म करवा रहे थे। पिछले वाले केस में भी ऐसे लिख सकते थे कि 11 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विद डेफिशिएंसी ऑफ 35 कैलोरी। तो जब डेफिशिएंसी होती है क्या करते हैं, फॉर्म आइस, क्या करेंगे, आइस फॉर्म करेंगे, और जब एक्सेस ऑफ एनर्जी होगा तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे। अब यही दो कंडीशन हो सकता है, या तो आइस फॉर्म करवाना पड़ेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में लिखना, ये वाला जो चीज था वो कब लिखना था, पिछले वाले में, मैंने नहीं लिखवाया था, लेकिन अब पलट के लिख लो क्या होगा, हाँ 6 ग्राम ऑफ वाटर, पिछले वाले में जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, मतलब ये सारा कन्वर्जन करने के बाद हमारे पास क्या बचता 6 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेफिशिएंसी कितने का होता 35 का। अब डिफिशियंसी है मतलब एक तुम्हारे एक पे क्या हो गया, तुमने एक्स्ट्रा ये करवा दिया है, तो उसको पीछे ले जाएंगे, और पीछे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइस बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, हो गया। चलो इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। इसमें एक दो छोटा छोटा टॉपिक और बचा हुआ है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब ये जो टर्म है ये कब यूज होता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क से हीट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। कभी कभी तुमने सवाल पढ़ा होगा, ऐसा कोई देखा होगा कि हमने क्या करा, इस हाइट से आइस को गिराया, ठीक है, और आइस क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया। तो तुमने जब इस हाइट से गिराया तो क्या कर रहा, वर्क होगा, जो भी तुम्हारा ये पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। मतलब जो वर्क है, वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है। आइस यहां से छोड़े उस पर कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगा, और उस ग्रेविटी के वर्क के चलते क्या हुआ, हीट एनर्जी आया, और उस हीट एनर्जी के चलते आइस क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो तुमने पढ़ा है वर्क क्या होता है, वर्क जूल में मेजर करते हैं, और हीट पहले किधर मेजर करते थे, कैलोरी में। तो ये दोनों में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए जिससे दोनों कन्वर्ट कर सके। कन्वर्जन पहले ही बता दिया मैंने, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जब भी वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो लिखना, डेफिनेशन लिख लो, व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
when a given amount of mechanical energy, when a given amount of mechanical energy W produces, when a given amount of mechanical energy produces, mechanical energy ब्रैकेट में क्या कर देंगे, W लिख देंगे, produces same temperature change, as heat, then W and heat, then W and H are related to each other, then W and H are related to each other as W and H are related to each other, W and H are related to each other as W equals to JH, where J is called mechanical equivalent of heat, where J is called mechanical equivalent of heat, and it is defined as work done, to produce unit quantity of heat. It is defined as work done to produce unit quantity of heat. मतलब ये वो वर्क डन है जिसके करने से हम क्या कर रहे हैं, हाँ, एक यूनिट किसका जनरेट कर रहे हैं, हीट का जनरेट कर रहे हैं, मतलब वर्क करा और 1 कैलोरी अगर हीट प्रोड्यूस हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उस क्वांटिटी को जे बोलते हैं, और दैट जे की वैल्यू कितनी होती है, 4.18 या 4.2, ठीक है ना। तो ये एक तुम्हारा था। नेक्स्ट लिखेंगे, नोट में लिखना, specific heat of solid and liquid, is independent of process. A specific heat of solid and liquid is independent of process, therefore only one value of a specific heat, is required for them, ठीक है। जैसे अभी तक हमने वाटर के लिए बात करा, वाटर के लिए कितना स्पेसिफिक हीट यूज करे हो, बस एक ही यूज करो, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन गैस के साथ क्या होता है, गैस का जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक हीट है दैट इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। आगे वाले चैप्टर में जाओगे तो तुमको दिखेगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो गैस के लिए क्या है ना, गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस से तुम हीट ऐड कर रहे हो या फिर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुमने हीट ऐड करा तो क्या यूज करेंगे, सीवी यूज करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट ऐड करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सीपी यूज करते हैं। आ रही बात समझ में, तो उसमें लिखना नेक्स्ट, for gases
for gases, specific heat depend on the process for a specific heat. For gases, a specific heat depend on the process. Therefore infinite number of a specific heat, therefore infinite number of a specific heat is possible. खिड़की भी खोल दो ना, ज्यादा गर्मी होगी खिड़की खोल दो, उधर पीछे वाला. Infinite number of a specific heat is possible for gases. For a gas लिख लो, possible for a gas. एक गैस के लिए infinite number of value यूज होगा. Number of a specific heat is possible for a gas. ठीक है, जिसके लिए हम क्या बात करते हैं, Cp Cv. अलग अलग गैस के लिए, सॉरी एक ही गैस के लिए Cp यूज होता है, Cv यूज होता है, फिर Cp Cv का रिलेशन. लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें चैप्टर कौन सा पढ़ना पड़ेगा, केटीजी पढ़ेंगे. थर्मोडायनेमिक्स जो आएगा वो पूरा का पूरा किससे रिलेटेड होगा. अब इसमें खाली गैस का बात होगा, क्योंकि गैसों में जो भी तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड था उसमें जैसे अगर प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, या फिर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था. लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता. कोई भी एक क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, मान लो अगर तुम टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट किस पे दिखता है, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे. तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, अलग से गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड दैट चैप्टर इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, केटीजी. अब इस बार तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े नहीं हो, ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हो. अब इस बार हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा. लॉज हल्का फुल्का जानते हो ना, कि सब बताना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, सब बताना पड़ेगा. अरे पढ़ के कुछ नहीं आना पड़ेगा, वो पढ़ाते नहीं थे जानबूझ के. ऐसा थोड़ा है कि काइनेटिक थ्योरी हमको आता ही नहीं है. लिखो, होता है ना कि थोड़ा सा लोड कम हो जाता है. इस बार वो थर्मोडायनेमिक्स तो डिफरेंस है, उसमें ज्यादा कुछ. हमारे में थर्मोडायनेमिक्स मतलब फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस कम है, और जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है उसका सिलेबस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. अब जब तक हम पहले होता था ना कि जब तक हम पढ़ाते थे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, तब तक तुम्हारा केमिस्ट्री में खत्म हो गया रहता था केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों. अब इस बार पता ना कैसे पढ़ाएंगे. हाँ, इस बार नहीं होगा. क्या नहीं होगा, केमिस्ट्री में नहीं होगा, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स होगा ही नहीं. अरे ऐसे थोड़ा हो सकता है. जब सर बोलेंगे ना कि फिजिक्स में पढ़ लिए हो तो बोल देना वो टोटली डिफरेंट है. वो खाली हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ लिए हो, क्योंकि उधर केटीजी होता है ना, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा डिटेल में पढ़ना है एज कम्पेयर टू फिजिक्स. तो अगर उधर नहीं पढ़ोगे, इधर से काम चलाओगे ना, तो फिर नंबर नहीं आने वाला. उधर पढ़ के इधर नंबर ला सकते हो. केटीजी अगर उधर पढ़ाया जाता ना और हम पूरा ये स्किप कर देते तो भी तुम 4 में 4 नंबर ला लेते अगर केटीजी से क्वेश्चन आता तो. अगर इधर हम पढ़ा दिए ना और वो सर बोल दिया कि स्किप कर दो, तो फिर 4 में कितना आएगा, -5 आएगा. हाँ, अटेम्प्ट मत करना, तो 0 आएगा. चलो लिखो. अब केटीजी में सबसे पहले पढ़ेंगे गैस लॉ, गैस लॉज. लिखना यार, ये फालतू का मेहनत करना पड़ रहा है हमको, बताओ क्या करें. लिखना पहला लॉ कौन सा, लिखो बॉयस लॉ, गैस लॉ. बॉयस लॉ किसका रिलेशन देता है, P वर्सेस V का. बोला क्या इसने कि जो भी प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये स्टेटमेंट है बॉयस लॉ का. क्या है ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसने कुछ कंडीशन भी दिया. कीपिंग
कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर और मोल्स को क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तब ये वैलिड है। नहीं तो बाकी चीजें भी वेरी हो रही है और प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन देखोगे ना, फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जब भी किसी क्वांटिटी में चेंज कर रहे होते तो बाकी सारी चीजों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो लिखना प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या इसको उल्टा भी बोल सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सेम चीज है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर अ गिवन गैस, for a given gas at same temperature, given gas at same temperature and equal number of moles, अब यहां क्या हुआ ना, एक ही गैस में कंपैरिजन हो रहा है, समझो। बॉयस लॉ क्या होता है, एक गैस है उसका दो कंडीशन, ठीक है ना। ये गैस था, इस गैस का हमने क्या देखा, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम कितना इसका V1 है। इसी गैस के लिए जब प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया, तो ये जो बॉयस लॉ है ये क्या बताता है, इस P1 और V1 का रिलेशन P2 V2 से बताता है। आ रही बात समझ में, जिसने क्या बोला कि प्रेशर जो होगा या वॉल्यूम होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। यानी इससे कंपेयर करोगे तो इट विल बी P1 बाई P2 बराबर किसके होगा, V2 बाई V1। गिवन कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, T and N are constant। इसको दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, बस वही है, इसी चीज को दूसरे टर्म में लिख देता है कि P1 V1 का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है। तो बॉयस लॉ को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो, P1 V1 इज इक्वल PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अगेन कब कांस्टेंट होगा, जब ये चीज होगा। ग्राफ प्लॉट करोगे कैसा आएगा, P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है। पहले भी इतना ही पढ़ाते थे, अभी भी इतना ही पढ़ा रहे हैं, बॉयस लॉ में इससे ज्यादा नहीं बताते थे। अब वही तो, अब इससे ज्यादा हम थोड़े बता सकते, क्योंकि हमारे लिए सिलेबस में क्या है, बॉयस लॉ का नाम ले लो, ये इतना भी नहीं बताना होता ना, बॉयस लॉ लिखो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी सारी कहा चीजें पढ़े हो, केमिस्ट्री में। अभी तुमको कितना चीज एक्स्ट्रा बता दिए, ये वाला चीज और ये ग्राफ एक्स्ट्रा बता दिए, तो खुश रहोगे, कुछ तो पढ़ाए हैं। नेक्स्ट कौन सा है ना, चार्ल्स लॉ। हाँ, तो सेकंड है तुम्हारा चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स भैया ने क्या बोला था, हम उसने बोला था, अगेन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है यार, क्या ही स्टेटमेंट लिखोगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन ये एक ही गैस की बात कर रहा है, अगेन गैस चेंज नहीं करेंगे, क्या होगा, मान लो एक गैस है, एक बक्सा में क्या रखे हो, गैस रखे हो। अभी इसका वॉल्यूम कितना है V1, इसका टेम्परेचर कितना है T1। इसी गैस को कहां पे ले गए, टेम्परेचर T2 पे ले गए, तो वॉल्यूम कितना हो गया। तो रिलेशन क्या मिलेगा, V1 बाई T1 या V1 बाई V1 सॉरी V2 बराबर किसके होगा, T1 बाई T2। इसको क्या बोलते हैं, अरे चार्ल्स लॉ बोलोगे ना। अब क्या क्या कांस्टेंट रखोगे यहाँ पे, गिवन P एंड N, N से क्या रिप्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट।
थर्ड कौन है? थर्ड लोग इसका सीधे अवोगाड्रो पे। हाँ एक और है ना इसमें बीच में। हाँ देखो उस भाई को याद है। थर्ड कौन है? किसके किसके बीच का रिलेशन? प्रेशर एंड, तो क्या होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कब? जब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या रखेंगे, यानी P बाई T विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? ऐसे ही अपने मन से कांस्टेंट मत नहीं कर देंगे, क्या करेंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट एंड n कांस्टेंट। हो गया। लास्ट वाला क्या है तुम्हारा? लास्ट वाला एवोगाड्रोस लॉ लिख दो। नंबर 4, एवोगाड्रो ने क्या बोला था? हाँ, V इज प्रोपोर्शनल टू, वही से बोल दे या अपने मन से हम कुछ बना दे? लिख लो ऐसे लिखना। gases having same pressure, comma temperature and volume have same number of moles and volume have same number of moles। वही जो तुम बोल रहे हो वही सेम चीज है, लेकिन कहने का तरीका क्या हुआ? अलग है, क्योंकि मैंने ऐसे रटा हुआ है। जो तुम कैसे याद किया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कीपिंग P and T कांस्टेंट। तो अगर V1 by N1 by V2 by N2 लिख दो ऐसे, V1 by V2 डिवाइडेड कितना होगा? बराबर N1 by, तो अगर ये भी बराबर हो जाए तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैसे मैंने रटा हुआ, ठीक है ना? हाँ वो लिख सकते हो, अपने मन को तसल्ली देने के लिए क्या लिख दोगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्या ही लिखोगे? फिजिक्स सर ने कुछ अलग पढ़ा दिया हुआ। यानी दो बक्सा है, ठीक है ना? एक इधर और एक इधर। कह रहा है कि इसका भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसका भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों क्या है? बराबर है। इसके अंदर N1 है और इसके अंदर N2 है, तो बोलेगा बाक N1 N2 अलग अलग नहीं है, क्या है? सेम ही है, ठीक है ना? अब इन सब मिला करके एक नया इक्वेशन बना, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारा? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन नंबर कितना होगा ये? 5th है ना? हाँ तो 5th लिख लेना। ग्राफ अगेन नहीं बता रहे हैं, कितना ग्राफ बनाएंगे, आसान तो ग्राफ है। लिखना आइडियल गैस लो, लिखना हाइपोथेटिकल गैस, हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा गैस एग्जिस्ट रियल लाइफ में नहीं करता है। रियल लाइफ में कैसा गैस एग्जिस्ट करता है? रियल गैस। जो कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है? वैन डर वाल्स। जो अगेन कहाँ पढ़ना है? केमिस्ट्री में। हम लोग खाली आइडियल गैस पढ़ते। लिखना हाइपोथेटिकल गैस which obeys Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law. Avogadro's law is known as ideal gas. And for an ideal gas, ratio of
and for ideal gas ratio of PV and NT, ratio of PV and NT is constant, and this constant is known as universal gas constant. कुछ अलग नहीं बता दिए ना, जो पढ़े हो स्टार्टिंग से वही है ना। तो देखो इसमें क्या करेगा, अगर आइडियल गैस है तुम्हारे पास, आइडियल गैस किसको फॉलो करेगा, बॉयल्स को, चार्ल्स को और एवोगाड्रो को, जिससे चलते क्या होता है, पीवी बाई एनटी का जो रेशियो होता है ये किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर, और दैट कांस्टेंट इज व्हाट, आर, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। जब फिजिक्स में ऐसे बार लगा होगा ना, तो बार का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। वेयर लिख सकते हो, आर बार इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। केमिस्ट्री में यही बार तुमको नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पे तुमको गैस कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया जाता है। दो तरीके का गैस कांस्टेंट होगा, एक यूनिवर्सल और एक ओनली गैस कांस्टेंट। तो ओनली गैस कांस्टेंट जो होता है ना, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कौन सा गैस ले रहे हो, लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, सारे गैस के लिए सेम होगा, बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। वो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर मास, जिसका कितना होता है वैल्यू, आर की वैल्यू कितना होता है, अरे यार वो केमिस्ट्री वाला नहीं, 314। यूनिट क्या होगा, जूल, जूल पर किलो मोल या किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। एक मिनट चेक कर लेंगे, जूल ही होता है ना, रुक जा जूल, नहीं ठीक है, अरे सही है, जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो भी सही है, किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन, या फिर जो तुम बोल रहे हो जूल, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल होगा, दोनों सेम चीज था, फालतू में पागल हो रहे हो तुम। और यहाँ से क्या आता है तुम्हारा फेमस इक्वेशन जो रट के रखते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। लेकिन अब फिजिक्स वाले क्या होते हैं, परेशान लेते हैं, खाली इससे काम तो चलने नहीं देंगे, तो इसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन, इससे खेलना शुरू करते हैं। अब इसको कभी के में चेंज कर देते हैं और कभी, अब देखो होता क्या है ना कि ये जो n है, समझना, ये जो n है इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो m बाई m नॉट, m नॉट क्या है तुम्हारे यहाँ पे, मोलर मास, या फिर n बाई Na, n क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, Na क्या है, नहीं मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ये भाई, ठीक है, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, और ये Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू तुमको एग्जैक्टली पता होगा। तो जब ये टर्म यहाँ पुट करोगे, समझो पीवी को अगर पुट करोगे, अगर मैं ये वाला टर्म पुट कर रहा हूं, m बाई आर बार टी, ऐसा पुट कर रहा हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m आर बार बाई m नॉट इंटू टी। अब ये जो टर्म है ना, इसको चेंज कर देते हैं किस फॉर्म में, आर के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या बनता है, पीवी इक्वल्स टू एम आर टी, जहां पे ये जो आर है, दिस आर इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गिवन गैस। तो ये जो वैल्यू है ना, यहां से डिवाइड किससे कर दिया तुम, जो मोलर मास है ना उस गैस का, उससे डिवाइड करेंगे। तो ये जो आर है वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए डिफाइंड है, जिसके मोलर मास से तुमने क्या करा है, डिवाइड करा है। तो ये आर को सिंपली हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ स्मॉल एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम मतलब नंबर ऑफ, हाँ मास है, ये किसका मास है, जो गैस लिए हो, ठीक है। एमओ क्या है, उस गैस का मोलिकुलर मास। तो अभी ये इक्वेशन जो आएगा यहाँ पे, आर जो है, दिस आर इज इक्वल टू आर बार बाई
और इसको बोलते क्या है, गैस कांस्टेंट। यही चीज तुमको कहाँ नहीं पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो। P जो होगा M/V RT। M/V को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अरे कॉन्सेंट्रेशन कहां से आ गए, M/V क्या होता है, डेंसिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ρRT। P इज इक्वल टू क्या होगा, ρRT। अगेन यहाँ जो R है ये क्या है, ये इक्वेशन यूज करते हो कि नहीं केमिस्ट्री में, P इक्वल टू ρRT यूज करते हो, तो वहां R को क्या बोलते हो, गैस कांस्टेंट ही। नहीं सर, PM इज इक्वल टू RT करते हैं। क्या करते हो, PM इज इक्वल टू RT। PM। हाँ। अच्छा तो molecular PM mass को यहाँ इधर मल्टीप्लाई करते हो, हाँ वो सेम चीज है। तो वो हमेशा उधर R बार ही रहेगा तुम्हारा, इसलिए सर कहीं भी R बार यूज नहीं करते होंगे, वो सीधे बोलते हैं दिस R इज ओनली व्हाट, यूनिवर्सल। अब तुमको मैं याद दिला दूं कि जो इक्वेशन मैंने लिखा था किधर के लिए, उधर साउंड के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने क्या लिखा था, ρRT, और नीचे M नहीं डिवाइड करा था। क्यों नहीं करा था, क्योंकि जो मैं R यहाँ लिख रहा था वो किसके लिए लिख रहा था, गैस कांस्टेंट के लिए लिख रहा था। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल यहाँ बार लगा देता तब क्या करता, M से डिवाइड करता है, दिस M इज योर व्हाट, मोलिकुलर मास। समझ में आ रहा है, तो क्यों नहीं उधर डिवाइड करे थे M से, क्योंकि वो जो इक्वेशन था वहां पे सीधे मैं क्या यूज कर रहा था, R यूज कर रहा था। और मेरे लिए फिजिक्स में R का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट, ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, अब दिमाग में थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि कितना वैल्यू पढ़ना है यार। हाँ, वैल्यू वेरी करेगा, एयर के लिए अलग वैल्यू होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग वैल्यू होगा, नाइट्रोजन के लिए अप्रोक्सीमेटली एयर के बराबर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए मास कितना होता है 28, एयर का मास कितना होता है 29 के आसपास। तो इसलिए एयर, नाइट्रोजन के लिए और एयर के लिए आर की जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। अभी एक और चीज आएगा, अगर इस n की जगह मैं ये वाला वैल्यू रखूं, इफ n इक्वल्स टू क्या रख रहा हूं, n/na रख रहा हूं, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, pv इक्वल्स टू n/na और r बार t। सो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, n/r/na इंटू टी। और इस पूरे टर्म को किससे रिप्लेस करते हैं, k से, दैट k इज व्हाट, pv इज इक्वल टू n k t, जहां n क्या है, अरे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ हो गया, परेशान हो गया यार। वेयर n है तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और k क्या है, k की जो वैल्यू है लिख सकते हो, k इज इक्वल टू r/na, जिसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू तो रट के रखे ही होगे, कितना होता है, नहीं रटे हो कोई नहीं, ये वाला रटे हो ना, r की तो वैल्यू रटे हो, na का वैल्यू तो सपने में भी याद होगा। हाँ तो डिवाइड करके बता देना। हाँ कुछ बोल रहे हो, किसका, हम ही बताएं। अरे अब 3 साल से पढ़ रहे हो तो भी हमें से पूछ रहे हो के की वैल्यू। क्या करो, इसे ऊपर मुंह करो और थूक लो, किस पे गिरेगा, और इस मेथड को कहते हैं खुद के ऊपर। हाँ अभी हमसे और एन का वैल्यू, के का वैल्यू और फिर आर का वैल्यू पूछेगा तो इधर से कूद जाओ खिड़की से। खिड़की में रॉड है, मतलब उसने सोचा था कभी कूदने का। कौन है, कौन था भाई, जो अपने जिंदगी से परेशान हो चुका है। अच्छा गाना गाने वाला,
चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। पहले से क्लियर की